टमाटर वाली की सफलता। चंदन नगर में उषा नाम की एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उनके पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर वह टमाटर उगाते और गली गली जाकर बेचते थे। उषा इस काम में अपने पति की पूरी मदद करती थी। वह टमाटर की खेती भी देखती और समय समय पर अपने पति के साथ ठेले पर टमाटर बेचने भी जाया करती थी। टमाटर ले लो टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, लाल लाल टमाटर। अरे टमाटर वाली, टमाटर कैसे दिए? 20 के 2 किलो है बहन जी। ठीक है, 5 किलो दे दो। उषा उस औरत को टमाटर देकर आगे निकल जाती है। उषा का पति उससे कहता है, अरे वाह उषा, तुम्हारी तो काफी चलती है। मार्केट में जब भी तुम आती हो नए नए ग्राहक तुमसे टमाटर खरीदते हैं। इसे कहते हैं व्यापार करने का तरीका। उन दोनों का व्यापार सही चल रहा था। एक दिन जब उषा का पति मार्केट से वापस आया, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों लग रहे हो? और ये टमाटर यहाँ? आज बिक्री नहीं हुई क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। मार्केट में बाहर से काफी टमाटर आए हैं और वह टमाटर हमारे टमाटरों से सस्ते हैं, इसीलिए हमारी बिक्री कम हुई है। लेकिन हमारे टमाटर तो काफी अच्छे हैं और ताजे भी हैं जी। हाँ, लेकिन वह लोग टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और समय समय पर बेचते रहते हैं, और लोग तो सस्ते की ओर ही भागते हैं ना। अब सोचना यह है कि हम इन बचे हुए टमाटरों का क्या करें। हमारे पास तो कोई कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। अगले दिन उषा की नानी उससे मिलने आती है। प्रणाम नानी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू इतनी परेशान क्यों है? उषा नानी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात? पर तुम दोनों परेशान क्यों होते हो? जब टमाटर अधिक हों तो उन्हें काटकर धूप में सुखा लिया करो और पूरी तरह सूख जाने पर उनका पाउडर बना लिया करो और पाउडर बाजार में बेच दो। अरे वाह नानी, बड़ा अच्छा आइडिया दिया तुमने। उषा और रामलाल ऐसा ही करते हैं और ताजा टमाटर के साथ साथ टमाटर का पाउडर भी बेचना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में कभी टमाटर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके टमाटर का पाउडर खूब बिकता है। अब हरे टमाटर के साथ हर समय टमाटर का पाउडर देने के कारण उषा एक सफल टमाटर की व्यापारी बन चुकी थी। सीख, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तरबूज का रस। एक गांव में भोलू नाम का एक आदमी तरबूज बेचा करता था। एक समय था जब वो काफी अमीर था। जुए में सारा पैसा लुटाकर अब वह तरबूज बेचने लगा। बेचने के लिए उसने अपने पास मुन्ना नाम का एक लड़का रखा हुआ था। आओ आओ तरबूज ले लो, मीठे मीठे ठंडे ठंडे तरबूज ले लो। मुन्ना का यही काम था। वह चिल्ला चिल्लाकर ग्राहकों को बुलाता और भोलू तरबूज तोलकर ग्राहकों को देता रहता। लेकिन तरबूज के साथ साथ वह सर्वज्ञानी बनकर लोगों को सलाह भी देता था। अरे मोहन, इस बार कौन सी फसल उगा रहे हो? मैं तो कपास उगा रहा हूँ भाई। क्या कपास? अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आजकल कपास में कोई फायदा नहीं है। जानवर पाल लो, जानवर। दूध बेचो, दही बेचो, घी बेचो। लोग आजकल यही सब खाते हैं। मान लो मेरी बात। ठीक है भाई, सोचता हूँ। अरे देखा मुन्ना, सब लोग मेरी बात मानते हैं। मुन्ना भोलू की यह बात सुनकर मन ही मन हंसता है। खुद तक कुछ आता नहीं है इन्हें, लोगों को सलाह देते रहते हैं बेमतलब की। अरे क्या सोच रहे हो मुन्ना? अरे कुछ भी तो नहीं मालिक। आओ आओ तरबूज ले लो, सब लोग तरबूज ले लो। एक दिन एक आदमी अपने दादाजी के साथ उसकी तरबूज की रेहड़ी पर आता है। अरे भाई, क्या हो गया तुम्हारे दादाजी को? मेरे दादाजी को जुकाम हुआ है। डॉक्टर ने एक पर्ची पर लिखा था कि दवा कैसे खानी है,
न जाने वो पर्ची कहाँ खो गई। अब इस शीशी में तो अंग्रेजी में लिखा है, समझ नहीं आ रहा कैसे लेनी है। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मुझे दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी मुन्ना ने धीरे से भोलू को कहा, अरे मालिक, आपको तो अंग्रेजी आती नहीं है। अरे धीरे बोल, धीरे, कोई सुन लेगा। तभी एक स्कूल का विद्यार्थी उसकी रेहड़ी के पास आता है। अरे चाचा, तरबूज कैसे दिए? आओ आओ बेटा, तरबूज की बात तो बाद में करना, पर स्कूल में कुछ पढ़ते लिखते भी हो या ऐसे ही घूमते हो? अरे नहीं चाचा, पढ़ता हूँ मैं। तो जरा देखकर बताओ, इस शीशी पर क्या लिखा है? इस पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज। हाँ हाँ, ज्यादा मत बनो, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा तुम्हें कुछ आता भी है या नहीं। और यह बातें सुनकर मुन्ना मन ही मन फिर हंसता है। भोलू उस आदमी से यह कहता है, अरे भाई, इस दवा पर लिखा है शेक वेल बिफोर यूज, मतलब खाने से पहले अच्छे से हिलाओ। और वह आदमी अपने दादाजी को उठाकर हिलाने लगता है। उसके दादाजी बेहोश हो जाते हैं और वह फिर से अपने दादाजी को अस्पताल लेके जाता है। जब उस आदमी ने सारी बात डॉक्टर को बताई तो डॉक्टर खूब हंसा और डॉक्टर ने उसे कहा कि आपने शीशी को हिलाना था, मरीज को नहीं। यह सुन उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और वो भोलू की रेहड़ी पर आया। उसने भोलू को पीटा भी और उसकी रेहड़ी भी तोड़ दी। और तभी वह किसान भी डंडा लेकर आया और उसने भी भोलू को पीटना शुरू किया। अरे भाग मुन्ना भाग, लोग तो हमें मार देंगे, भागो भागो यहाँ से। सीख, हमें बिना ज्ञान के किसी को कोई सलाह नहीं देनी चाहिए। घमंडी नूडल वाला। मदन शहर में नूडल का ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम वहाँ चल नहीं रहा था। आजकल नूडल बेचने के इतने ठेले हो गए हैं, कोई मेरे पास नहीं आता। काम बहुत ही मंदा चल रहा है, लगता है वापस गांव ही जाना पड़ेगा। मदन अपनी पत्नी के साथ वापस गांव आ गया। क्यों जी, हम यहाँ गांव में अब क्या करेंगे? अरे हमें तो एक ही काम आता है, नूडल बनाना, वही काम शुरू कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई नूडल की दुकान या ठेला तो है नहीं, तो हमारा कंपटीशन भी नहीं होगा, सब मेरे पास ही आएंगे नूडल खाने। मदन ने गांव में नूडल का ठेला लगा लिया। लोग उसके ठेले पर आते हैं पर खरीदते कुछ नहीं। ठेला लगाए तो 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी गांव वाला नूडल खाने नहीं आया। सब तो बस देख कर चले जाते हैं। इस तरह कैसे चलेगा जी? बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ तो करो। हाँ, कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना मजदूरी करनी पड़ेगी। मदन सलाह लेने अपने दोस्त रघु के पास गया। तो फिर क्या सोचा आपने? मैंने अपने बचपन के दोस्त रघु से पूछा था। वो कह रहा था कि गांव वालों को पता ही नहीं है चाउमीन कैसी होती है, इसलिए वो चाउमीन खाने नहीं आ रहे हैं। वे गांव वाले हैं, बिना सोचे समझे कहीं पैसा नहीं खर्चते। तो फिर अब क्या करें? इन्हें कैसे चाउमीन बेचें? परसों इसी गांव में रघु की शादी है। मैंने सोचा है कि उसकी शादी में गांव वालों को मुफ्त में नूडल खिला दूंगा। इससे उनको नूडल का स्वाद भी पता चल जाएगा, हो सकता है हमारा काम हो जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। मदन ने ऐसा ही किया। रघु की शादी पर मदन ने सबको नूडल खिलाए। लोगों को नूडल का स्वाद बहुत पसंद आया और वे नूडल खाने मदन के ठेले पर आने लगे। मैं ना कहता था, एक बार अगर सब खाएंगे तो हमेशा तुम्हारे पास ही आएंगे। इस तरह धीरे धीरे मदन का काम चल निकला और कुछ ही दिनों में मदन के ठेले पर भीड़ लगनी चालू हो गई। अरे मदन भाई, हमें तो पता ही नहीं था ये चाउमीन होती क्या है।
पर आज जो तुमने चाउमीन खिलाई है भाई साहब, मजा आ गया खाकर, बहुत ही अच्छा। वाह भाई मदन, तुम तो बड़े कारीगर हो, बड़ी टेस्टी आइटम बनाई है। ये सब देखकर मदन का लालच बढ़ने लगा। उसे अपने हाथ के बनाए नूडल पर घमंड हो गया और उसने नूडल के दाम दुगने कर दिए। जैसे ही मदन ने दाम बढ़ाए, लोगों ने उसके ठेले पर आना बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका सारा काम ठप हो गया। ये अचानक क्या हो गया जी? कोई भी नूडल खाने नहीं आता। मदन, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, गांव वाले हैं, सोच समझकर ही पैसा खर्चते हैं। अगर तुमने दाम कम नहीं किए तो वो नूडल खाने नहीं आएंगे। मदन का घमंड टूट चुका था, इसलिए उसने दाम कम कर दिए और सबसे अच्छे से बात भी करने लगा और धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला। मोटू पान वाला। एक गांव में एक पान की दुकान थी। उस दुकान के मालिक का नाम था राजू। उसकी दुकान पर चंदन नाम का एक लड़का काम करता था। राजू जो भी कहता चंदन वही करता था। एक दिन राजू ने चंदन से कहा, अरे चंदन, पिछले 5 साल से तू यहाँ काम कर रहा है, अभी तक तुझे एक भी पान बनाना नहीं आया। अरे कुछ सीख ले या यूं ही सफाई करता रहेगा। अभी आप है ना मालिक, मैं सीख लूंगा जल्दी ही। एक दिन एक पुलिस अधिकारी राजू की दुकान पर आया। राजू, आज हमारे थाने में फंक्शन है, इसलिए साहब ने कहा है कि दोपहर तक 100 मीठे पान का डब्बा भिजवा देना। ठीक है हजूर, मैं चंदन के हाथ भिजवा दूंगा। उनके जाने के बाद राजू और चंदन दोनों पान बनाने में लग गए। उन्होंने देखते ही देखते 100 मीठे पान का डब्बा तैयार कर दिया। लेकिन पान बनाने के बाद कुछ मक्खियां उन पर भिनभिना रही थी। यह देखकर राजू ने चंदन से कहा, अरे देख क्या रहा है मूर्ख, थोड़ी मदद ही कर दे, इन मक्खियों को उड़ा। मैं अभी आता हूँ, तब तक मुझे नहीं पता तू क्या करेगा, लेकिन ये सारी मक्खियां यहाँ से हटा दे, जैसे भी करके। राजू के जाने के बाद चंदन वहां से मक्खियां भगाने लगा और उसने ढेर सारी मक्खी मारने की दवा उस पान पर छिड़क दी। राजू के आने के बाद चंदन ने थाने जाकर पान का डब्बा पुलिस अधिकारियों को दे दिया। थोड़ी देर बाद कुछ पुलिस अधिकारी उस दुकान पर आए और राजू को मारने लगे। वह बहुत गुस्से में थे। अरे हजूर, क्या हुआ हजूर, मुझे क्यों मार रहे हो, मेरी गलती तो बताइए। लेकिन वो राजू को मारते ही रहे। काफी देर उसे मारने के बाद वो वहां से चले गए। अरे चंदन, तूने ऐसा क्या कर दिया था जो ये मुझे आकर मार रहे हैं? और चंदन ने राजू को मक्खी मारने वाली सारी बात बता दी। अरे मालिक, मैंने तो सिर्फ यही किया था, लेकिन जैसे ही थाने में उन्होंने पान खाया वे बेहोश होकर गिर गए। और चंदन से सारी बात सुनते ही राजू भी कश खाकर गिर गया। इसीलिए तो कहते हैं, जिसका काम उसी को साजे। मशरूम करी की सब्जी। दीपक एक बहुत अच्छा गुड़ का व्यापारी था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। दीपक की पत्नी सुषमा बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। दीपक को मशरूम खाना बहुत पसंद था, इसलिए वह रोज ढेर सारे मशरूम लाता और सुषमा रोज अलग अलग तरह के पकवान बनाती, और वह भी सिर्फ मशरूम के। सुषमा जब भी खाना बनाती तो गांव के सभी पड़ोसी खुशबू से खींचे चले आते और सुषमा सभी को बड़े आदर और प्यार से खाना खिलाती। एक दिन उनकी एक पड़ोसन बोली, अरे ओ सुषमा, मुझे माफ करना, रोज रोज तुम्हारे हाथ के बने मशरूम खाने आ जाती हूँ, पर क्या करूँ, बहुत कोशिश की पर तुम जैसा खाना नहीं पका पाई। हाँ, और जो स्वाद तुम्हारे प्यार से बनाए मशरूम में है वो तो किसी और के बनाए मशरूम में हो ही नहीं सकता। दीपक की दुकान के पड़ोस में एक कंजूस सुनार की दुकान थी।
उसे भी सुषमा के हाथ के मशरूम खाने की आदत हो गई थी। आ गई बेटी, जल्दी ला, आहा मजा आ गया तेरे हाथ के मशरूम खाकर। सबको खाता देख सुषमा को बहुत खुशी मिलती। एक दिन दीपक ने सुषमा से कहा, मैं शहर जा रहा हूँ, आने में देरी होगी, अपना ख्याल रखना और आराम कर लेना, कोई जरूरत नहीं है किसी और के लिए खाना बनाने की। सुषमा उदास हो जाती है। कुछ देर बाद सुनार और कुछ गांव के लोग फिर से खाने की खुशबू से खींचे चले आते हैं। अरे बेटी, आज तुम दुकान पे नहीं आई तो मैं ही चला आया, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता भी चलूं और कुछ खा भी लूं। सुषमा ने खुशी खुशी सुनार को खाना परोसा। रात में जब दीपक और सुषमा सो रहे थे तभी दो चोर उनके घर घुसे और सुषमा के सभी जेवर और पैसा लेकर चले गए। और अगले दिन चोर सुनार के पास सारे जेवर बेचने पहुँचे। जेवर देखते ही सुनार पहचान गया कि ये तो सुषमा के जेवर हैं। उसे चोरों पर शक हुआ और सुनार ने तुरंत पुलिस को बुलवाया और दोनों चोरों को पकड़वा दिया और जेवर लेकर सुषमा के घर पहुंचा। पड़ोसी हैरान थे क्योंकि सुषमा लगातार रोए जा रही थी। तभी सुनार ने कहा, अरे रोना बंद करो सुषमा बेटी, ये लो तुम्हारे जेवर और पैसे। और पुलिस ने चोरों की खूब पिटाई की। दीपक को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। मुझे माफ करो सुषमा, तुम्हारे इसी अच्छे व्यवहार की वजह से आज हमारा सारा पैसा और जेवर बच पाया है। इसीलिए तो कहती हूँ जी, खाना खिलाना तो पुण्य का काम होता है। तुम ठीक कहती हो सुषमा, खाना खिलाना वाकई ही पुण्य का काम होता है। कर भला तो हो भला। तोप की पानीपुरी चैलेंज। कैनन पानीपुरी। झांसी करके एक गांव में श्याम और राधा करके दो पति पत्नी थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। श्याम मार्केट के एक शॉप में बोरियां उठाने की काम करता था और राधा घरों में बर्तन और साफ सफाई का काम करती थी। एक दिन दोनों अपना काम करके थके हुए घर आए थे। अजी, अब ये काम वाली काम मुझसे नहीं होगा। आज एक कांच की बर्तन मेरे हाथ से गिर गई और टूट गई। बस मुझ पे मालकिन चिल्लाने लगी, गालियां दिया जी। अब क्या करे राधा, गालियां तो मुझे भी खाने पड़ती हैं। अगर मेरे एक गेहूं का बोरी को भी छेद हो गया तो बस 100 गालियां खाने पड़ते हैं मेरे साहूकार से। वो मालिक हैं और हम नौकर। नहीं जी, अब मुझसे गाली खाना नहीं हो पाएगा। हमें खुद का कुछ करना चाहिए। लेकिन राधा, हमारे पास खुद का व्यापार करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये लीजिए, मैं अपनी मंगलसूत्र और कंगन देती हूँ। इन्हें बेचकर पैसे लेके आइए, बाद में सोचेंगे क्या करना है। जैसे राधा ने बोली, श्याम उन गहनों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे लेके आता है। ये लो राधा, अगर भगवान की यही मर्जी है तो हम व्यापार ही करेंगे। वैसे भी हम कौन सा व्यापार करेंगे? चलो हम बाजार जाकर देखेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा व्यापार है जो इस गांव में नहीं है। बाद में दोनों जाकर मार्केट में देखने लगे। वहाँ पर तरह तरह के व्यापार थे, जिलेबी वाला, मिर्ची बज्जी वाला, पाव भाजी वाला। लेकिन वहाँ पर पानी पूरी का ठेला नहीं था। ये देखकर राधा बोली, देखिए जी, इस पूरे गांव के मार्केट में पानी पूरी नहीं है, तो क्यों ना हम एक पानी पूरी का ठेला खोले। हाँ राधा, तुम सच कहती हो। कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे खूब खाते हैं। लेकिन अगर लोगों को हमारे पास आकर खाना है तो हमको कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। अरे, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मेरे पास बचपन का एक तोप का खिलौना है। हम उसमें कोई भी चीज डालेंगे तो उसमें से वो उड़ता हुआ आकर सामने गिरेगा। मैं इससे बहुत अच्छी तरह खेलती थी। जैसे ही राधा ने ऐसा बोली, उस पुराने तोप को बाहर लाते हैं और उसे अच्छी तरह सफाई करते हैं। उसके बाद वह तोप काम करने लगी। उसी दिन को वह पानी पूरी का ठेला भी लगा देते हैं और बाजू में तोप को भी लगाते हैं। आओ भाई आओ, तोप का पानी पूरी खाओ। कैनन पानी पूरी,
प्लेट पकड़कर खड़े होने की जरूरत ही नहीं है। हमारा तोप सीधा आपके मुंह में ही डालेगा पानी पूरी को। ये सुनते ही कुछ लोग आकर इकट्ठे हो गए। जैसे ही श्याम ने कुछ पानी पूरी को तोप की नली में रखकर चलाई तो पानी पूरी सीधा एक एक करके जाकर ग्राहकों के मुंह में गिरने लगी। सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा और मजे लेकर खा रहे थे। कुछ ही दिन में तोप पानी पूरी बहुत फेमस हो जाती है। यूं श्याम और राधा पानी पूरी का व्यापार करते हुए खुशी खुशी से रहने लगे।